लो भाई, कल क्या टॉपिक चल रहा था? उच्च न्यायालय कंप्लीट। आज अपने को करना है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब नहीं पढ़ाऊंगा। स्थानीय स्वशासन बहुत आराम से देखना, अच्छे प्रश्न आते हैं और लगभग सभी एग्जामों में इससे संबंधित बेहतरीन प्रश्न। और हमारे लोकतंत्र को हमने सफल बनाने के लिए इस लोकतंत्र को 3 स्तरों के ऊपर विभाजित कर रखा है। कितने स्तर पे? 3। तो भारतीय जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र, इसके विभाजन स्तर कितने हैं? 3। जैसे एक स्तर है केंद्र में, केंद्र सरकार के रूप में। एक स्तर है राज्य में, राज्य सरकार के रूप में। और एक स्तर है स्थानीय स्तर पे, स्थानीय सरकार के रूप में। तो ये जो स्थानीय स्वशासन है, ये स्थानीय स्वशासन किसका हिस्सा है? सुरेश जी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा। ये जो स्थानीय स्वशासन है, ये किसका हिस्सा है? तो ये स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्वरूप। विकेंद्रीकरण का स्वरूप है। इस स्थानीय स्वशासन को हमने 2 स्तरों पे लागू कर रखा है। तो हमारा जो स्थानीय स्वशासन है, इसके स्तर कितने हैं? 2। स्थानीय स्वशासन के स्तर 2 स्तरों पे है। एक है ग्रामीण स्तर पे और एक है शहर या नगर स्तर पे। ग्रामीण स्तर पे हम इसको कहते हैं पंचायत राज, और शहरी स्तर पे हम कहते हैं इसको नगर पालिका संस्थान, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इन संस्थाओं का विकास एक दिन में नहीं हुआ भैया। जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, वैसे ही इन संस्थाओं का विकास हुआ है। अब ये संस्थाएं जो विकास कर रही हैं, इनका जो अस्तित्व है, इनकी जो प्रासंगिकता है, उसमें अगर आप देखोगे, अगर आपको मानव विकास क्रम पता है तो आप इन संस्थाओं को या राज्य व्यवस्था को आसानी से पढ़ सकते हो। बहुत सरल हो जाता है पढ़ना। मानव विकास क्रम। अब मानव का विकास कैसे? तो देखो, अपन अगर मोटे मोटे रूप में चलें तो अपन लेते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल के बाद में अपन आते हैं सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी से अपन आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल, फिर अपन आते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म। फिर अपन आते हैं महाजनपद काल में, और महाजनपद काल में उसके बाद में या उसी समय काल में मौर्य काल। मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन, कुषाण। फिर यहां इसके बाद में शुरू होता है मध्यकाल, और मध्यकाल के बाद में आ जाओ आप आधुनिक काल में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये टाइम ड्यूरेशन? और इसके आधार पे आप देखोगे तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राग इतिहास, पाक इतिहास और इतिहास। पाक इतिहास जिसे पढ़ा नहीं गया, सिर्फ स्थापत्य ही उसके साक्ष्य हैं। प्राग इतिहास स्थापत्य के साक्ष्य हैं, पढ़ने का प्रयास किया गया है। इतिहास जिसमें स्थापत्य भी है, साहित्य भी है, और वो दोनों एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं। पाषाण काल, मानव का वो काल जब मानव अस्तित्व में आ रहा है, और मानव जब अस्तित्व में आ रहा है, यहां मानव बंजारा जीवन जी रहा है। प्रकृति में जैसा दिया उसको वैसा है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। पशुतुल्य पाश्विक जो जीवन होता है वो जीवन है। नर नारी फिजिकल हुए, नर अलग नारी अलग। नारी कहां जाके बच्चे को जन्म दे रही है नहीं पता, बच रहा है, जी रहा है, मर रहा है, कुछ नहीं है, चल रहा है कार्यक्रम। धीरे 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 धीरे
उनको आवश्यकता महसूस हुई एक दूसरे के सहयोग की। क्यों? क्योंकि शिकार पे जीवन था, प्राकृतिक आपदाएं थी, जानवरों का खतरा था। तो उन्होंने संगठित होना शुरू किया, अपनी सुरक्षा के लिए जानवर पालने शुरू किए। क्यों पाला कुत्ता? ताकि वो चेतावनी दे सके, सूचना दे सके। क्यों पाली गाय? ताकि आप उसका दूध पी सको। क्यों बनाया आपने परिवार? ताकि एक जना मेहनत कर सके, एक घर के अंदर बच्चों को पाल सके। क्यों बने कबीले? ताकि एक स्थान पर रहने वाले लोग जो हैं वो संगठित हो सके, आपदा से लड़ सकें। फिर देखो आप सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो नगरीय सभ्यता है। मतलब आप पाषाण काल से विकास करके कहां पहुंचो? नगर में। तो आपके पास में लोथल, रंगपुर, भोगवा, चौंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो नगर है कि नहीं है? सिंधु घाटी से आप कहां पहुंचे? वैदिक काल में। अब यहां दो को आप देखो, पाषाण काल कोई साहित्य है क्या? चित्र बनाते थे तो दीवारों पे गुफाओं में बैठे बैठे, कुछ नहीं देखा हुआ था इनका। तो ये तो प्रारंभिक अवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ नहीं पा रहे, क्या लिखना चाह रहे हैं? चित्र और संकेत बना रखे हैं इनकी लिपि में। हाँ, देखते हैं तो लगता है कि भाई सिंधु घाटी के जो साक्ष्य मिले उसमें लगता है कि भवन जो है 2 मंजिला थे, लकड़ी की नालियां थी, छिद्रित खोपड़ी मिलती है, इसका मतलब ऑपरेशन भी जानते थे। वहां पे हाथी दांत का पैमाना मिला है, नाप तोल के बाट मिले, मतलब व्यापार था। श्रृंगारदान मिला है जिसमें लिपस्टिक मिली है, काजल मिली है, इसका मतलब श्रृंगार होता था, संपन्न था। लेकिन भाषा हमारे पास कहां आ रही है? वैदिक काल में। इसकी भाषा को हमने पढ़ा है। अब वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो वैदिक काल क्या है? ये एक ग्रामीण संस्कृति है। हिस्ट्री है ना आप लोगों के? हिस्ट्री है ना? क्या हुआ? हिस्ट्री है ना आप लोगों के सिलेबस में, इतिहास प्राचीन भारत का। तो वैदिक काल क्या है? ग्रामीण संस्कृति। और यहां आप क्या देख रहे हो? स्थानीय स्वशासन। इसका एक भाग कौन सा है? ग्रामीण। इसका मतलब पंचायत नाम की जो संस्थाएं हैं, स्थानीय स्वशासन जैसी संस्थाएं हैं, इसके सबसे पुराने प्रमाण आपको कहां मिलेंगे? वैदिक काल में मिलेंगे। तो क्या वैदिक काल में ऐसे साक्ष्य मिले हैं क्या? बिल्कुल मिले हैं। अगर इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखें तो हम कहेंगे वैदिक काल वैदिक काल में सभा, समिति और विदत नामक संस्था का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति और विदत। सभा मतलब आम जन की सभा, और उस आम जन की सभा में जो विशेषज्ञ थे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते थे, उनसे मिलकर समिति, और उनमें जो विशेषज्ञ होते थे, विद्वान लोग होते थे, उनसे मिलकर विदत। और यहीं पे इसी वैदिक काल में हमें जानकारी मिलती है गांव की, ग्राम नामक इकाई, जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामणी। कौन है? मुखिया। तो यहां भी जानकारी मिल रही है कि भैया गांव नाम की इकाई थी। बता लिया? अब देखो वैदिक काल से पता चल गया कि ग्राम नाम की इकाई है, मुखिया कौन है? ग्रामणी। क्योंकि वैदिक संस्कृति की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इस सब का अगर अध्ययन करें तो यह संस्कृति खुद कैसी थी? एक ग्रामीण संस्कृति थी। फिर इसके बाद में जहां भी आप देख रहे हो, वैदिक काल के बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल, सातवाहन, मध्यकाल, इन सब जगह गांव की महत्वता आपको दिखाई देगी। अब इन साम्राज्यों में कौन सा साम्राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करी है? तो ध्यान रखना, भारत में
स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम मजबूती चोल साम्राज्य। हाँ, है कहाँ हो गया विलुप्त? ऐसा कुछ नहीं है। चोल साम्राज्य का प्रभाव दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, वियतनाम। पहला ऐसा साम्राज्य है जिसने समुद्री विजय प्राप्त की है। पहली नौसेना इनकी है, सबसे ताकतवर। चोल साम्राज्य के द्वारा बाद में स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम मजबूती चोल साम्राज्य के द्वारा प्रदान की गई। और स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे ज्यादा उल्लेखनीय कार्य अगर किसी साम्राज्य ने किया है तो वो भी कौन सा है? चोल साम्राज्य। फिर आते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में ग्राम व स्थानीय विकास हेतु खुत, मुकदम व चौधरी। मध्यकाल में ग्राम व स्थानीय विकास हेतु खुद, मुकदम व चौधरी नामक मुखिया पदों का सृजन किया गया। मुखिया पदों का सृजन किया गया। गांव क्या है? गांव एक इकाई है, राजस्व इकाई। अब कोई भी साम्राज्य ले लो, वो साम्राज्य ताकतवर कैसे बनेगा? जब उसका राजस्व ताकतवर होगा, मजबूत होगा राजस्व। क्योंकि आय के स्रोत बढ़िया होंगे, आय बेहतर होगी तो आप अच्छी सेना रख सकोगे, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रख सकोगे, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था रख सकोगे। जब देने के लिए ढिलाई नहीं है तो आपके पास काम कौन करेगा? कर्मचारी चाहिए तो भैया वेतन चाहिए। अब मध्यकाल में अगर आप देख रहे हो, मुगल काल में खासतौर से, तो 3 पदों का सृजन किया गया, खुद, मुकदम, चौधरी। जो राजस्व गांव है उनके मुखिया हैं ये। और आज भी आप देखते हो आपका जो रेवेन्यू बोर्ड है वो राजस्व गांवों की घोषणा करता है कि राजस्व गांव कितने हैं, टोटल गांव कितने हैं, है कि नहीं है? तो राजस्व गांव जिनसे हम रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे हमारी आय हो रही है, तो ये वो लोग हैं जो इन क्षेत्रों से भूमि कर या राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, जिस सरकार की आय बढ़ रही है। तो चौधरी जो है एक पदवी है, मतलब जो चौधराट करे, जो मुखिया है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। अब अगर कोई मुखिया है, निर्णय लेने की क्षमता, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी है। तो आजकल तो लिए फिर रहे ना नाम, ये जाति सूचक है, पदवी नहीं है। यहां ये पदवी है। फिर आधुनिक समय में अंग्रेज आ रहे हैं, पुर्तगाली आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, डेन आ रहे हैं, फ्रांसीसी आ रहे हैं, यूरोपियन लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मॉडर्न टाइम में? अब मॉडर्न टाइम में जो यूरोपियन लोग यहां आ रहे हैं, या हम ये कहें कि भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई, उन कंपनियों में जो ब्रिटिश कंपनी है जो भारत में शासन कर रही है, भारत एक उपनिवेश के रूप में, उसने क्या प्रयास किया? तो वो भी एक व्यापारी है, प्राइवेट कंपनी है। अब व्यापारी किस पे काम करता है? प्रॉफिट पे। वो लॉस नहीं करेगा। अब वो उन मूल आय का स्रोत क्या है? राजस्व। भारत कैसा है? कृषि प्रधान। कृषि के साथ में भारत में क्या है? लघु कुटीर उद्योग। अब लघु कुटीर उद्योग कहां संचालित करोगे? गांव में करोगे, कच्चा माल भी वहीं मिलेगा, स्थानीय लोग होंगे उसके अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो आप लगाने से रहे। तो सीधा सा कंसेप्ट क्या है? सीधा सा कंसेप्ट यह है कि मॉडर्न टाइम में भी, आधुनिक समय में भी, ये जो स्थानीय इकाइयां हैं, आधुनिक समय में सर्वप्रथम 1667 में स्थानीय संस्था के रूप में स्थानीय संस्था के रूप में मद्रास नगर परिषद की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि जो लोकल बॉडी जो है आपकी, उनको डेवलप किया जा सके। राजस्व ही तो आधार है इनका। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कहां कब्जा किया? बंगाल में। क्यों? राजस्व। पूरे भारत का लगभग 40% रेवेन्यू किसके पास है? बंगाल के पास है। राजस्व बढ़ाना है। फिर राजस्व ले रहे हो तो उसके लिए अच्छी प्रबंधन करना पड़ेगा।
अच्छी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। आज आपसे कोई सरकार टैक्स ले रही है तो आप क्या उम्मीद करोगे कि सरकार आपको वैसी सुविधाएं दे? तो आपको टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, रोडें बढ़िया हो, लाइट 24 घंटे आती हो, पानी की व्यवस्था हो, जल निकासी की व्यवस्था हो ताकि बारिश में पानी का जमाव नहीं हो, मेडिकल हो आसपास अच्छे, ट्रांसपोर्टेशन हो आसपास अच्छे, तो आप कहोगे सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये महीने के हमसे अगर 10 रुपए ले रही है शुल्क के रूप में, 100 रुपए ले रही है, तो कहां दिक्कत आ रही है? सुविधा भी तो दे रही है। यहां पे भी यही है। अब ऐसा प्रयास कौन व्यक्ति कर रहा है? तो यहां अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति तो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा जिला बोर्ड, नगर पंचायत, व न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं का के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। ये हमें क्या करना चाहिए? हमें जिला बोर्ड, नगर पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे संस्थान जो हैं उनका निर्माण करना चाहिए। हाँ आ रहा है अभी। क्योंकि इनका निर्माण करेंगे तो राजस्व वसूली में आसानी होगी। उतार लिया। अब लॉर्ड रिपन जो है, इन्हें कहा जाता है भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक। फाउंडर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो भारत में कुछ ऐसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे हैं जिन्होंने बड़े सुधारवादी कार्य किए हैं। जैसे आप कुछ लोगों के नाम देखते हो तो जैसे आपने देखा होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सुधारवादी व्यक्ति था। लॉर्ड ऑकलैंड सुधारवादी था। लॉर्ड रिपन सुधारवादी। कार्नवालिस सुधारवादी। कई प्रयास किए हैं। और इनमें अगर आप डलहौजी को देखोगे तो वो तो बिल्कुल अलग, यूनिक है। वो तो डलहौजी नहीं आता तो आपके पास में रेलवे नहीं आती, आपके पास में डाक नहीं होता, आपके पास तार व्यवस्था नहीं होती, आपके पास में लोक निर्माण विभाग नहीं होता, पीडब्ल्यूडी। तो वो तो बड़ा सुधारवादी अलग व्यक्तित्व है। अब लॉर्ड रिपन अगर आप देख रहे हो तो ये कह रहा है कि भाई हमें लोकल एरिया में ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्व का आधार वही है, गांव है। क्योंकि भारत है क्या? कृषि प्रधान है। इंडस्ट्री थोड़ा है। इंडस्ट्री होती तो पॉपुलेशन रहती शहरों में, इंडस्ट्री तो है नहीं, पॉपुलेशन रहती है गांव में, क्योंकि एग्रीकल्चर है। तो राजस्व आएगा कहां से? गांव से आएगा। फिर इसके बाद में भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान ने आधुनिक प्रावधान की अगर हम बात करें, आधुनिक उपबंध, इसकी अगर हम बात करें तो संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 40 राज्य पंचायतों का गठन करेगा। राज्य पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। और अगर यहां देख रहे हो आप तो भारतीय संविधान का भाग 9, इसका टाइटल क्या है? पंचायत राज। और बाकायदा इसमें पंचायती राज संस्थानों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 अण्या तक। हाँ के वो अलग चीजें अभी आएंगे। अब इसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 243 से 243 अण्या तक।
कै खे गे घेड़ चे छे जे झे ये टे ठे डे ढेण कितने हुए 15 और खुद 243 16 टोटल अनुच्छेद जिनमें इसका उल्लेख किया गया है 16 अनुच्छेद है। लेकिन ये संस्थाएं ऐसे नहीं है कि बस यहीं से प्रावधान में आई और संचालित हो गई ना, इसके लिए एक पूरी यात्रा तय की हमने। एक पूरा समय, एक जर्नी, एक युग निकाला है हमने। यह संवैधानिक प्रावधान है। अब इसे आगे देखो आप। आपने देखा होगा कि भाई आजादी के बाद में ऐसा नहीं है कि ये संस्थान अस्तित्व में आ गए, चुनाव हो रहे हैं, जैसे केंद्र में लोकसभा के चुनाव हुए, राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, ऐसे आपने देखा भाई पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं ना। संविधान में प्रावधान था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पंचायतों का गठन करे, बस इतनी सी बात थी। लेकिन हुआ ये कि भारत सरकार ने एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब का है? 1952 का। एक योजना थी राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। कब? 1953। दो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, एक तो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। 47 में आजाद हुए, 49 में कानून बना है, संविधान बना है, आंशिक लागू हुआ है, पूर्ण रूप से लागू 50 में किया है, और 2 साल बाद में आप कर रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम चालू, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये जो समुदाय पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना है साहब, और जो योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, वो अंतिम से अंतिम पायदान पे पहुंचानी है। नेहरू जी खुश, योजनाएं चल रही हैं, भारत कृषि प्रधान है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। क्यों? क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? कृषि था। हेराल्ड डोमर मॉडल किस पे था? कृषि पे था। धीरे 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 सूचनाएं प्राप्त की, जानकारियां प्राप्त की, पता चला साहब भारत तो वहीं का वहीं, कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, योजनाएं फेल हो गई। ऐसे कैसे फेल हो सकती है? तो फिर एक समिति बनाई थी 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। कब? 1957 में। इस समिति का उद्देश्य क्या था? ग्रामोद्धार समिति गठन। केंद्र सरकार ने कहा यार इतनी महत्वपूर्ण विकासशील योजना फेल कैसे हो रही? ऐसी क्या कमी रह गई कि फेल हो गई? रीजन क्या है? कहां चूक हुई? उस समय की स्थिति को अगर हम देखें तो वो जो समय था, वो जो काल था, बलवंत राय मेहता समिति अध्ययन कर रही है, और अध्ययन करके उसने पाया कि भाई ये दोनों जो योजनाएं असफल हुई हैं, उसका कारण है प्रशासनिक शिथिलता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी ज्यादा एक्टिव हुई नहीं। आज भी अगर आप देखोगे तो किसी सरकारी कर्मचारी को आप ये कहोगे फलाने गांव में जाकर तेरे को ड्यूटी देनी है, देगा क्या वो? पहले तो वो नहीं करेगा, साहब देख लो ना, कोई जुगाड़ कर लो ना आसपास ही। कौन जाएगा गांव में? कोई जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सुविधाएं नहीं है वहां पे, लग्जरी नहीं है वहां पे। फिर सबसे बड़ी बात, इन योजनाओं का गांव के लोगों तक प्रचार प्रसार कौन करे? किसी ने किया ही नहीं। किया नहीं तो स्थानीय लोगों को पता नहीं पड़ा, नहीं पता पड़ा तो ऊपर के ऊपर वाले चीम गए सारे के सारे, पहुंची नहीं वहां पे। विकास करोगे किसका? आज भी अगर हम बात करें तो जो स्थानीय निकाय हैं, पंचायती राज संस्थान है, उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी या ग्राम सभा का कोई सदस्य एक्टिव ही नहीं है कि लोगों को बताएगा भाई तुम्हारे लिए योजना आई हुई है। दूसरा, पब्लिक खुद जागरूक नहीं है, उनको खुद को नहीं पता कि भाई योजनाएं अगर आ रही हैं तो हम किससे पूछें। अब अगर कोई शहर में रह रहा है, कोई थोड़ा बहुत टच में है, कोई थोड़ा बहुत शिक्षित है, तो वो पढ़े कि हाँ भाई इस बार सरकार ने पंचायतों को ये बजट दिया है, ये योजनाएं आएंगी, सीधा जाएगा सरपंच के पास, सरपंच साहब वो एक बजट में योजना आ रही बताई, कब तक आएगी? तो सरपंच को लगेगा यार पता तो पड़ गया, इसको पता पड़ गया, 4 लोगों को बताएगा। अब वो ये गोली नहीं दे सकता कि सरकार ने योजना लॉन्च ही नहीं करी,
क्योंकि अगर उसको पता है वो कहीं बाहर जाएगा, घूमेगा, संपर्क में रहेगा, तो वो देख लेगा योजना का होर्डिंग लगा हुआ है और अपने वाला सरपंच कह रहा था कि योजना ही नहीं है। तो ये जो 5,000 रुपए तनख्वाह वाले जो लोग हैं ना, ये साइकिलों पे आ जाएंगे फटाफट। भूल जाओ ये बोलेरो तो इनकी। और आज जहां सरपंचाई के चुनाव में जहां 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, भूल जाओ तुम, धोती के खापे लगे हुए मिलेंगे। अरे तुम्हारे घरों के बाहर गेट के ऊपर ही उकड़ू माई बाप का तू ही है। ये 15-15 दिन पहले दारू, खाना, लंगर, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, सब बंद। प्रचार करेंगे पड्डा गाड़ी में। क्यों? क्योंकि उन योजनाओं का जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? लोगों को। पंचायतें क्या होंगी? समृद्ध होंगी। पंचायत समृद्ध हो गई सारी, फिर बचा ही क्या भाई? पंचायत समृद्ध हो गई, पंचायत समिति समृद्ध हो गई, पंचायत समितियां समृद्ध हो रही है, जिला परिषद समृद्ध हो गए, जिला परिषद समृद्ध हो गए, नगरीय निकाय समृद्ध हो गए, फिर क्या बचता है? अगर आप टारगेट ले लोगे भाई मेरे को 2 टर्नओवर में ये कंप्लीट करना है 10 साल के अंदर, कर दोगे आप। पहले पब्लिक को शिक्षित करो। अब आपने गांव में लोगों को शिक्षित किया, पढ़ाया, उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया, आर्थिक ज्ञान दिया, उन्हें बताया कि भाई ये जो गौरव पथ है, ये सीसी रोड है जो हम डाल रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या? इनका उद्देश्य है कि भाई देखो यहां पानी पड़ता है, वो रोड टूट जाएगी डामर वाली, ये टूटेगी नहीं, तो आपने सीसी रोडें डलवा दी। अब वो सीसी रोड जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा गांव का आदमी। हाँ हाँ, एक अंश पढ़ाऊंगा, पढ़ तो लो, पढ़ तो रहे नहीं हो 1 घंटे। हाँ मैं क्या पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ोगे तब ना, पढ़ तो रहे नहीं हो, पिछले 1 घंटे से तो आपस में बातों में लगे हो, कभी फोन में देख रहे हो। तो ये जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य में हम देखेंगे तो ये बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि अगर आपको ऐसी योजनाओं को सफल बनाना है ना, तो आप सबसे पहले तो एक काम करो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करो। तो आपके लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज आ रही है, इसकी सिफारिश किसने की है? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसने कहा कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करो, त्रिस्तर पंचायती राज का गठन करें। अब 3 स्तर कौन कौन से होंगे? सबसे नीचे होगा पंचायत निचला स्तर, फिर होगा पंचायत समिति, और फिर होगा जिला परिषद। ये 3 स्तर होंगे। इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति जो है उसे भारतीय पंचायत राज का शिल्पी व वास्तुकार कहते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। तो ये समिति और ये मुखिया क्या कहला रहे हैं? ये कहला रहे हैं भारत में पंचायती राज के शिल्पी व वास्तुकार। और इन्हीं की सिफारिशों से परिणामतः अगर हम देखें तो 2 अक्टूबर 1959 पंडित नेहरू इनके द्वारा बगदरी गांव, जिला नागौर, राजस्थान से पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। बहुत सारी हैं, तुंगन है, गौडगिल है, सब आ जाएंगी। तो बलवंत राय मेहता समिति जिसने क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन करो, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान जो हैं जिनसे आपको लाभ क्या होगा? आपको लाभ ये होगा कि जो आपकी योजनाएं हैं उन योजनाओं को निचले स्तर पे लागू किया जा सकेगा। और इसी के प्रयासों से पंचायती राज का गठन किया गया। भारत के इन राजनेताओं से आजादी कब मिलेगी? जब इनको चुनाव में हराना शुरू करोगे तब। अच्छे पढ़े लिखे सज्जन लोगों को चुनाव जितवाओ, ईमानदार लोगों को। इनका
इनका पतन अपने आप से है, पता चल जाता है। अपने एरिया में आपको राजनेता का आराम से पता चलता है, आराम से पता चलता है। जो आदमी अपने बेसिक बेसिक उस पे है ना, शोशेबाजी नहीं है, दिखावा नहीं है, वो ईमानदार मिलेगा आपको। हाँ, कारण है ना, तो वो वही बात है। अब वो गुंडा टाइप का जो आदमी है, हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, आज मान लो आज तुम्हें गुंडा टाइप का आदमी चाहिए, तुम्हारा काम सज्जन आदमी से नहीं चलता है, तो वो गुंडा आदमी एक दिन तुम्हारे साथ गुंडा ही करेगा, करेगा ही वो तो। देखो ऐसा है, जिस परिवेश में जो पला हुआ है तो वो वही काम करेगा। तो तुम ये उम्मीद मत करो कि सांप जहर नहीं उगलेगा, वो उगलेगा, वो कभी ना कभी तुम्हें भी डसेगा, तुम्हारे परिवार को भी डसेगा। सज्जन से तुम्हें नुकसान क्या है? सज्जन तुम्हारा भला नहीं कर सकता, तुम्हारा बुरा भी नहीं कर सकता, लेकिन दुर्जन आदमी अगर दूसरे का बुरा करेगा तो तुम्हारा भी करेगा, ये तय है। तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो वहां है कि कम से कम सुरक्षित तो हो, कि यार कम से कम साला बुरा तो नहीं करेगा, भला नहीं कर रहा तो बुरा भी नहीं कर रहा। लेकिन ये बुरा करेगा, आज इधर कर रहा है, उधर फो नहीं पड़े तो तुम्हारे साथ चेप देगा, चिमनी चेपेगा जरूर। पैसे से क्या होता है? एक बात होता है, उनके उनके 4 दिन के पैसे से जीवन तो चलने से रहा, आप समझे नहीं? नहीं जीतता है। आप ये बताओगे जो पैसा खर्च कर रहा है, अच्छी बात है, खाओ पियो मजे मारो, लेकिन इतनी तो बुद्धि है ना कि यार काम का आदमी कौन है, सज्जन आदमी कौन है, वोट उसको दो भाई। जो खिला रहा है पिला रहा है, आराम से खाओ पियो उसका। लेकिन ये तो देखो कि दोनों में से बढ़िया आदमी कौन है, सज्जन आदमी कौन सा, वोट उसको दो जो तुम्हारा विकास करे। अगली बार वो खड़ा ही नहीं होगा भाई, बुरे भी नहीं बने, अगले की मेथी भी मेल दी। वो भी पैसा लाया तो कौन सा घर से लाया है, तुम्हारा ही शोषण किया होगा, कहीं पे किसी की जमीन पे कब्जा किया होगा, किसी की प्रॉपर्टी खाई होगी, और पैसा कहां से है? मेहनत करके अगर पैसा लाया तो वो चुनाव में बढ़ेगा नहीं, ये हो रहा है। अब बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी है, प्राणी है, वो तो समझेगा इस चीज को। जातिवाद का क्या करोगे जब तुम्हारा भाई तुम्हारा सगा नहीं है, आज तुम्हारे माँ बाप सगे नहीं है, क्या करोगे जातिवाद के जोड़े का लेके? वो तो देखो खुद को ही सोचना पड़ता है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि कोई कोई कल की अवतार आएगा और वो तुम्हें तथास्तु कहेगा, तुम्हारे दिमाग की सारी गंद बाहर निकाल देगा, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल तो यही है भाई। मेरे लिए कौन क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, मैं मेरा जानता हूं। मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी का भला नहीं कर सकता तो मैं बुरा मत करो, बस बात खत्म। अब लोग मेरे को कहें तू क्या है, तू तो धूल मात्र, अरे मैं धूल ही ठीक हूं, तू बन जा कोई जिराफ है, कोई हाथी, कोई आदमखोर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को कहे तेरे कपड़े फटे हुए हैं, ठीक है भाई फटे हुए हैं, तू पहन ले टक्सी दो, तू पहन ले ब्रांडेड, तू कोई झंडे गाड़ ले, तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत है पढ़े लिखे, लेकिन वो इस राजनीति से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि देखो राजनीति अपने आप में ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब या तो उस जिम्मेदारी को पूरी करने का मादा रखो या फिर इसमें पढ़ो मत। कहना आसान है, करना मुश्किल है। और मैं विचारधारा से ना तो कांग्रेसी ना बीजेपी, मैं हूं कॉमरेड, कम्युनिस्ट हूं मैं। और कम्युनिस्ट आदमी बड़ा खतरनाक होता है, मैं बता दूं। हाँ, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो है यह है 1977 की। लगभग 20 साल बाद में जो है ये समिति जो है वो गठित की गई। इससे पहले समिति जो हमने बनाई थी बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति से आपको ये आवाज तो हो गया होगा कि भाई उसका निर्माण क्यों किया गया है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है वो कहीं भी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए गठित नहीं है, वो तो सिफारिश कर रही है कि पहले भाई पंचायती राज व्यवस्था बनाओ तो सही, सुधार तो बाद में करोगे। अब बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जो थी वो दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं असफल हो गई। अब उनकी असफलता का कारण क्या था? तो उनकी असफलता का कारण जो था वो था कि भाई स्थानीय क्षेत्रों के अंदर उत्तरदायित्व किसके ऊपर रखा जाए, कोई उत्तरदायित्व लेने को तैयार ही नहीं। ये जो अशोक मेहता समिति है, ये अशोक मेहता समिति, इसमें 13 सदस्य थे। सदस्य कितने? 13। और इस समिति का उद्देश्य क्या है? इस समिति का उद्देश्य है पतन हो रही पंचायती राज व्यवस्थाओं का पुनरुद्धार करना। पतन हो रही पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। जिन संस्थाओं का पतन हो रहा है उन पतन हो रही संस्थाओं को पुनरुद्धारित करना। अब ये जो समिति है ये इसके उद्धार के लिए क्या सिफारिश कर रही है? सिफारिश तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि भाई इन संस्थाओं का जो कार्यकाल है, एक तो ये 8 साल कर दो। कार्यकाल कितना कर दो?
8 वर्ष। दूसरा, SC ST का जनसंख्या अनुपात अनुसार आरक्षण आरक्षण कर दो। तीसरा, इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जो हैं, राजनीतिक दल चुनाव चिन्हों के साथ इनके चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई स्तर जो है वो कितने होने चाहिए, 2। अभी पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके स्तर कितने बताए बलवंत राय मेहता समिति ने कि कितने स्तरों में गठित करो, 3 में। ये क्या कह रहा है कि भैया स्तर कर दो 2। पंचायती राज के 2 स्तर गठित हों पर गठन। एक, जिला परिषद। दूसरा, मंडल पंचायत। दूसरा क्या होगा, मंडल पंचायत। ये 2 स्तर होंगे। अब मंडल पंचायत मतलब सबसे निचला स्तर मंडल पंचायत और उसके ऊपर जिला परिषद। वहां पे क्या था, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अब मंडल पंचायत कैसे बनेगी, तो इन्होंने कहा कि या तो 10 से 15 गांव हो, 10 से 15 गांवों को मिलाकर एक मंडल बना दें, या फिर 15 से 20 हजार जनसंख्या को सम्मिलित कर एक मंडल का निर्माण कर लें। यह इसने सिफारिश की। अब इस सिफारिश में क्या इस समिति की महत्वता बनी? नहीं। निष्कर्ष क्या रहा? निष्कर्ष ये रहा कि सिफारिशें क्या थी, अपर्याप्त, तो मान्य नहीं की गई। सिफारिश अपर्याप्त थी, इसलिए इनको स्वीकार जो है वो नहीं किया गया। उतारो।
कर लिया। उठा लिया। मंडल पंचायती लिखा हुआ है। मंडल या तो 10 से 15 गांवों को मिला के हम एक इकाई बनाएंगे जिसे मंडल कहेंगे, या 10 से 15 हजार जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होगा उसको मिलाकर हम एक मंडल का निर्माण करेंगे। और पंचायती राज जो संस्थान होंगे उनका कार्यकाल 8 वर्ष होना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल है ये, पंचायतों का कार्यकाल कितना हो, 8 साल हो। अब देखो, अब इसके बाद में और समितियां थी, जैसे तुंगन समिति है, जैसे गॉडगिल समिति है, जैसे जीवी के राव समिति है। अब इसके बाद में जो समिति है जो इंपॉर्टेंट है वो है जीवी के राव समिति। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, बाकी सारी चीजें लगभग समान ही है। भाई कार्यकाल भी आप 5 साल बता रहे हो, स्तर भी आप 3 बता रहे हो, आप ये भी कह रहे हो कि भाई महिलाओं को भी आरक्षण दे दो, इनको संवैधानिक दर्जा भी दे दो, वित्त आयोग का गठन भी कर दो, और इनके लिए जो है आप वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजर चीज क्या है, इसने कहा कि पंचायत संस्थान, पंचायत संस्थान बिना जड़ वाली घास है, बिना जड़ वाली घास है। पंचायती राज संस्थान क्या है, बिना जड़ वाली घास है, रूटलेस ग्रास। अब कोई घास जिसके जड़ नहीं है तो बताओ क्या महत्वता रह जाएगी उस घास की, न तो पकड़ न कुछ और, सूख जाएगी, खत्म, कोई पोषण नहीं है। ये कह रहे हैं भैया अगर इन संस्थाओं की जो स्थिति चल रही है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये संस्थाएं कैसी हैं, बिना जड़ वाली घास है। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है, कौन सी समिति है जिसने ये कहा कि पंचायत राज संस्थान बिना जड़ वाली घास है। फिर इसके बाद में जो समितियां हैं आपकी, उन समितियों में पुंगन व गॉडगिल, तुंगन व गॉडगिल समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, संसद में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से नहीं, सभा से नहीं। हाँ, अब देखो हुआ ये, कई प्रयास किए गए। अब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान ने प्रयास किए, जैसे हरीश चंद्र शर्मा समिति बनी, सादिक अली समिति बनी, आपके गुलाब चंद कटारिया समिति बनी, हरलाल सिंह खर्रा समिति बनी। ये रही समितियां पंचायत से संबंधित, ये राजस्थान सरकार की हैं। केंद्र सरकार की जैसे आपने देखी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, गॉडगिल समिति, पी के थुंगन समिति, एल एम लक्ष्मी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति, ये कई समितियां रही। लेकिन
कुछ समितियों का तो अपना महत्व है, बाकी चीजें तो रिपीट हो रही हैं। कोई कह रहा है 5 साल कर दो, ठीक है, दूसरा भी कह रहा है 5 साल कर दो, कोई कह रहा है संवैधानिक दर्जा दे दो, दूसरा भी यही बात कर रहा है संवैधानिक दर्जा दे दो। यहां पे सुधार के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें एक समिति है LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये समिति जो है ये बनी थी 1988 में, 89 में, 1988 89 में। ये समय कौन सा है? ये समय राजीव गांधी का। इसकी सिफारिश पर ही यह प्रक्रिया लागू हुई थी। राजीव गांधी सरकार ने गठित किया था इसको, राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित, सरकार द्वारा गठित। और इसकी सिफारिश पे, इसके उपबंधों पे, फुंगन समिति और गौडगिल समिति की जो सिफारिशों पे, इनको ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और वो ड्राफ्ट 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से ये 1991 में जो है सदन में रखा जा रहा है। लेकिन इसकी कोई महत्वता नहीं रही। अब इसकी कोई महत्वता नहीं रही तो हम नए प्रावधान करें, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। लेकिन जो प्रयास इस संस्था के लिए राजीव गांधी ने किया, उसके लिए अगर देखा जाए, उसकी महत्वता को देखा जाए, तो राजीव गांधी आधुनिक पंचायत व्यवस्था के जनक व निर्माता कहलाते हैं, निर्माता कहलाते हैं। वर्तमान जो प्रावधान है, हालांकि वीपी सिंह जो सरकार थी ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, उसने भी प्रयास किया था, लेकिन जो वर्तमान प्रावधान है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा किया गया सरकार किसकी है? पीवी नरसिम्हा राव सरकार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार है पीवी नरसिम्हा राव की। अब ये जो प्रावधान है, हाँ 87 में बनी है LM सिंघवी समिति, 88 89 के इसके प्रावधान है, 1988-89 के LM सिंघवी समिति के। अब ये जो प्रावधान है नए, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान है, इनको अगर देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक और 74वां संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों 1992 के, इनको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और संसद के जो 2 सदन हैं, उन सदनों में अगर हम बात करें लोकसभा, अगर हम बात करें राज्यसभा, ये जो प्रस्ताव हैं, ये प्रस्ताव इन सदनों से, लोकसभा में तो 22 दिसंबर 1992 और राज्यसभा से अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को क्या हो जाते हैं? पारित कर दिए जाते हैं, पारित कर दिए जाते हैं।
तो इन प्रस्तावों को संसद के सदन कब पारित कर रहे हैं? लोकसभा पारित कर रहा है 22 तारीख को, राज्यसभा पारित कर रहा है 23 तारीख को, अगले ही दिन। लेकिन राष्ट्रपति इन्हें स्वीकृति कब दे रहा है? राष्ट्रपति इन पे हस्ताक्षर कब कर रहा है? तो इन उपबंधों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 को। यह प्रावधान लागू कब होता है? लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को भारत क्षेत्र में निम्न क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण भारत क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो, बाकी पूरे भारत क्षेत्र में क्षेत्रों को छोड़कर कौन से क्षेत्र हैं वो देखते हैं। लेकिन ये जो तारीख है, जिस तारीख को राष्ट्रीय स्तर पे लागू किया गया है, इसीलिए हम 24 तारीख को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाते हैं। हाँ, अब जिन क्षेत्रों को छोड़ा गया वो क्षेत्र कौन से हैं? तो उन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर के 4 राज्य याद रखो। एक तो आप मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। 3 एम हो गए, M3 और N। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, 4 तो कहां हो गए? पूर्वोत्तर के। फिर आ जाओ अपने जम्मू कश्मीर, फिर आ जाओ दिल्ली, फिर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़कर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में लागू है। उतार लिया? बता रहे हैं अपने यहाँ पे एक दिन तारीख में से कम कर लो, दर्शन बढ़ा दो। हाँ, ये तो है भारत के संदर्भ में, संपूर्ण भारत में लागू हुई है, लेकिन कौन से क्षेत्रों को छोड़ के हुई है? तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ को छोड़कर ये भारत में लागू हो गई। अब राजस्थान जो है वो इसे कब अपना रहा है? तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान इसे 23 अप्रैल 1994 को लागू करता है।
लेकिन जो नया प्रावधान है, इस नए प्रावधान को कौन सा राज्य सबसे पहले लागू कर रहा है? जैसे आपका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, तो उस प्रावधान को अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले किसने लागू किया? आंध्र प्रदेश ने। अब ये जो नया प्रावधान है, इसके तहत किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया? तो ध्यान रखना, 73वें 74वें जो प्रावधान है उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने वाला जो राज्य है वो है 10 मई 1993 को। कौन सा? कर्नाटक। तो पुराना वाला जो प्रावधान है उसको कानूनन रूप से विधि प्रावधान के तहत लागू करने वाला आंध्र प्रदेश था, और इस प्रावधान को लागू करने वाला कौन है? आपका कर्नाटक। अब इसके नवीन जो प्रावधान है वो देख लेते हैं अपन। संविधान प्रावधान, इसके जो संविधान प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 9 में, भाग 9 टाइटल क्या है? पंचायत, पंचायती राज। अनुच्छेद 243 से 243 अणे या के। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 16। कुल 16 अनुच्छेद। पंचायती राज के विषयों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची है 11, अनुसूची 11, और इसी प्रावधान के तहत जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची 11 में विषय कितने हैं पंचायती राज के? इसमें विषय हैं आपके 29। पहले ये तो पढ़ा दूं, ये कर तो दूं, आएंगे आगे अनुच्छेद भी आएंगे, ये तो करा दूं। हाँ हाँ सब करा दूंगा, रुको सही। उतार लिया। अब देखो नए प्रावधान जो है उसके तहत क्या है कि भाई भाग 9 जिसका नाम होगा पंचायत, अनुच्छेद होंगे 243 से 243 अणे, कुल अनुच्छेद होंगे इसमें 16, अनुसूची 11 जो है जिसमें पंचायत विषयों का उल्लेख किया गया है, विषय कितने हैं? 29। अब ये जो प्रावधान किए गए हैं, इस प्रावधान में अगर आप देखोगे तो एक प्रश्न पूछा गया था कि पंचायत संस्थान का मूल अनुच्छेद कौन सा है? का मूल अनुच्छेद कौन सा है? क्यों? कैसे दो? या अगर वो ये कह दे कि भैया स्थानीय स्वशासन का मूल अनुच्छेद कौन सा है? क्यों? कारण तो होगा ना कोई। फिर बाकी वाले क्या कहेगा? इनका क्या है? बाकी टाबर इनके। सीधा सोचो, सीधा इतना सामने पड़ा है ना। मूल कौन सा? 243। फिर उसके सब पार्ट हैं, सब टाइटल हैं, कै खे गे घे डे ऐसे, लेकिन जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से है? 243। तो पूरी प्रक्रिया चाहे वो भाग 9 हो या वो भाग 9 कै हो, दोनों किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? 243 के। इसलिए मूल है ये। वो मूल का कारण अगर पूछ ले तो वहां ये मत कर देना कि मूल का कारण कुछ और दे देगा, वो मत करना। मूल कारण ये है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं अपन, पंचायत होती क्या है? पंचायत क्या है? किसे कहोगे आप पंचायत? क्या है पंचायत? हम्म
स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी सबसे छोटी इकाई है। लेकिन परिभाषित कैसे कर सकते हो अगर आपको परिभाषित करना हो? आप सीधा सा ही देखो कि पंचायत जो है, पंचायत से तात्पर्य एक गांव भी हो सकता है, एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं, गांव और ढाणी भी हो सकते हैं। अब पंचायत का मतलब ये नहीं है कि एक गांव में एक पंचायत होगी। तो पंचायत का मतलब है कि या तो गांव अगर बड़ा है तो, अगर छोटे हैं तो गांव प्लस गांव, 2 गांव जुड़ जाएंगे, 3 गांव जुड़ जाएंगे अगर छोटे हैं तो। मान लो गांव है, लेकिन अब अगर गांव जो है उस गांव के आसपास कुछ बिखरे हुए घर हैं, तो बिखरे हुए घर जो होते हैं ना उनको ढाणियां कहते हैं। तो गांव प्लस ढाणियां हर जगह ही है। ये जो समूह है ये क्या कहला रहा है? पंचायत। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो भाई उसमें? तो न्यूनतम कम से कम 3000 लोग हों, लोगों का समूह, लोगों का क्षेत्र। कम से कम कितने? 3000। गांव आसपास की ढाणी मिलाकर कम से कम 3000 लोग। बता लिया? कम से कम 3000 बताया गया। अब आपके 2000 हैं तो जनसंख्या बढ़ाओ। ठीक है, ये पंचायत है। अब इसी में अगर हम बात करें ग्राम सभा, तो पहला प्रश्न यही होता है कि ग्राम सभा है क्या? तो जो आपका अनुच्छेद 243 कै या ए, ये किसका उल्लेख कर रहा है? ग्राम सभा का। अब एक तो ध्यान रखना, ग्राम सभा जो है ना, ये ग्राम सभा पंचायत की विधायिका के रूप में भी काम करता है। क्या कर रहा है? पंचायत की विधायिका, विधायिका रूप में कार्य कार्य करता है। अब यहां पे कई बार क्या ये पूछा जाता है कि भाई ग्राम सभा जो है वो ग्राम सभा पंचायत के सभी लोगों से मिलकर बनती है, या ग्राम सभा से आप क्या समझते हो? ग्राम सभा, ध्यान रखना, सबसे पहली चीज, जो पंचायत क्षेत्र है उसकी जो उसकी स्थानीय मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता, लेकिन कौन से? वयस्क। किसी पंचायत क्षेत्र की स्थानीय मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाताओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत कहलाता है। जो अवयस्क हैं वो ग्राम सभा का हिस्सा नहीं है। जो माइनर है ना वो ग्राम सभा का हिस्सा नहीं है। जो वयस्क हैं सिर्फ वही इसका हिस्सा होंगे। समझ गए? लिख लो। ग्राम सभा से तात्पर्य पंचायत क्षेत्र के
पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाताओं का संगठन जो 18 साल के हो गए, वयस्क मतदाताओं का संगठन।